नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो बिजनेस लॉ का है, जिसके अंदर जो हम लोग जानेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में, जो 1930 के अंदर लिखा गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 में कि क्या होता है सेल ऑफ गुड एक्ट्स में। तो इसके अंदर हम लोग को बायर और सेलर के बारे में भी जानना है। तो सबसे पहले हम लोग बायर के बारे में जानते हैं। बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय गुड्स, सेक्शन 2(1). बायर वो लोग होते हैं, वो पर्सन होते हैं जो किसी भी सामान को खरीदने में इच्छुक होते हैं और उस सामान को खरीदने के लिए उन्हें पैसे देते हैं। तो यहाँ पे पैसे को तो अभी मेंशन नहीं किया गया, तो यहाँ पे बोला गया कि वो सामान खरीदते हैं। सेलर वो लोग होते हैं जो सामान बेचने में इच्छुक होते हैं और वो सामान बेचते हैं, जो सेक्शन 2(13) में लिखा गया है। अब यहाँ पे आता है गुड्स। द टर्म गुड्स इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एक्सटर्नल क्लेम्स एंड मनी, सेक्शन 2(7). सामान, गुड्स यानी कि सामान, वो सामान कौन से सामान हो सकते हैं जो मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, एक्सेप्ट कोई क्लेम मनी हो या फिर कोई क्लेम करने वाला कोई दूसरा वस्तु हो। तो जो इन दोनों के अलावा बाकी चीज होती है जो मूवेबल हो, यहां से वहां लेकर जा सकते हैं, उसको हम लोग सामान कहते हैं, जो सेक्शन 2(7) में बताया गया है। एन एक्शनेबल क्लेम मीन्स अ डेब्ट और अ क्लेम from money which is person may have against another and which he may recover by suit. Money means legal tender money. अब यहाँ पे क्या होता है एक्शनेबल क्लेम, इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो डेप्ट है, जो क्लेम फ्रॉम मनी होता है कि अगर आपने कुछ सामान खरीदा है और आपका वो नुकसान हो गया है और आप उसमें क्लेम कर देते हो कि मेरा ये सामान का नुकसान हुआ है, और आप उसमें क्लेम करते हो उस पर्सन को कि अगर आप मेरे को वो सामान दीजिए या तो फिर मुझे उसके पैसे दीजिए। अगर सामान नहीं है तो पैसे दीजिए, पैसे है तो सामान, मतलब सामान है तो सामान दीजिए, ऐसा क्लेम कर देते हैं। अगेंस्ट अनदर एंड विच ही मे रिकवर बाय सूट मनी मीन्स लीगल टेंडर मनी। तो अगर यहाँ पे वो पर्सन एग्री हो जाता है, दूसरा पर्सन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो टेंडर मनी है, लीगल टेंडर मनी, उसे हम लोग बोल सकते हैं कि वो सामान के बदले आपको मनी दे रहा है, पैसे दे रहा है। ठीक है। मूवेबल आर्टिकल्स लाइक फर्नीचर, क्लोथ्स, शेयर्स एंड डिवेंचर्स आर गुड्स। मूवेबल आर्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं, मूवेबल गुड्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि फर्नीचर, क्लोथ्स, शेयर्स, डिवेंचर्स और गुड्स। These attached to the earth are not movable by growing crops. Fruit which can be separated easily are included within the definition of movable goods. हम लोग यहाँ पे उन चीज़ों को हम लोग सामान भी बोल सकते हैं जो जमीन से जुड़े रहते हैं, जो जमीन से मतलब ग्रो होते हैं, जैसे कि कोई क्रॉप्स होता है, कोई फ्रूट है, तो उन लोग का अलग अलग तरीके से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं कि वो मूवेबल गुड्स पे आता है। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में कि टाइप्स ऑफ गुड्स क्या होते हैं। पहला, एग्जिस्टिंग गुड्स आर गुड्स विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंट एंड विच आर फिजिकली प्रेजेंट इन कम पर्सन पोजेशन एंड ओनरशिप, 6(1) सेक्शन। अब ये उन गुड्स को बोला गया है या फिर उन सामान को बोला गया है, जो एग्जिस्टिंग गुड्स को बोला गया है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो है लेकिन फिजिकली प्रेजेंट तो है, लेकिन वो किसी ओनरशिप के अंडर आता है या फिर कोई पोजीशन ऑफ ओनरशिप होता है, तो उसको सेक्शन 6(1) में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे समझेंगे कि एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है, उसको अलग तरीके से कैसे स्पेसिफाई, उसको जेनेरिक और अनसर्टेन कर सकते हैं। Specific goods are those which can be clearly identified and recognized as a separate thing, that is particular picture on a specific ring. Generic goods are goods indicated by description and not separately identifying for, that is one bag of wheat और राइस एक्सेट्रा।
तो स्पेसिफिक गुड में कौन कौन से आते हैं जो क्लियरली आइडेंटिफाइड होते हैं और उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन जेनेरिक गुड्स में क्या क्या आते हैं जो इंडिकेट करता है उनके सेपरेटली जो जिन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे कि एक बोरा चावल है या एक बोरा गेहूं है, इस तरीके से। अब आता है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स आर गुड्स विच विल बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन प्रोड्यूस्ड और required by the seller after the making of the contract of sale to 6 section 26। तो फ्यूचर गुड्स क्या होता है कि जो सेलर पहले से रिक्वायर करता है, जिसको पहले से किसी चीज़ का नीड होता है मैन्युफैक्चर का, कोई प्रोडक्ट का, और वो कॉन्ट्रैक्ट करता है उस सेलर के साथ कि आप मुझे वो सामान बेचोगे, तो जो सेक्शन 26 के अंडर आता है वो होता है फ्यूचर गुड्स। अब आता है कंटिजेंट गुड्स। में बी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स द एक्यूजिशन of which by the seller depends upon a contingency which may or may not happen. Section 6(2). In such cubes, the goods sold is called contingent contract. contingent goods क्या होते हैं? वो एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो सेल ऑफ गुड्स के एक्विजिशन में आते हैं और उसमें सेलर डिपेंड करता है कि किसे वो सामान बेचेगा और किसे नहीं बेचेगा, किसके साथ, कौन से सामान के साथ क्या होना चाहिए और कौन से सामान के साथ क्या नहीं होना चाहिए, और इन सभी गुड्स को हम लोग कॉन्टिजेंट गुड्स कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ये क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स मे बी एदर अ सेल ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल, सेक्शन 4, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स दैट इज द ओनरशिप is transferred from the seller to the buyer by buyer. The contract is called a sale. तो हम लोग जो सामान खरीदते बेचते हैं वो भी सेक्शन 4 के अंडर आता है। उसमें क्या होता है कि एक सेलर अपना सामान दूसरे सामान को बेचता है, और अगर ऐसा सेलर वो दूसरे बायर को नहीं देता अपना सामान और पैसे भी लेता है तो वो सेल और एग्रीमेंट ऑफ सेल का अंडर नहीं आता है, एग्रीमेंट टू सेल के अंडर नहीं आता है। द ट्रांसपोर्टेशन इज अ सेल इवन tough the price is payable at a later time on delivery is to be given in the future। अब आता है एग्रीमेंट सेल। ट्रांसपोर्टेशन सेल में हम लोग जैसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा सामान, जैसे कि हम लोग कोई सामान ट्रांसपोर्ट में मंगा रहे हैं तो वो ट्रांसपोर्ट तुरंत तो लेकर नहीं आ रहा, वो एक दिन बाद 2 दिन बाद आता है लेकर वो सामान। तो यहाँ पे वही बताया गया कि हम लोग जो सामान खरीदे हैं और ट्रांसपोर्ट वाला उससे 2 दिन बाद देगा, तो वो भी ट्रांसपोर्ट में लाने का भी भाड़ा लेता है, तो उसको भी हम लोग एक तो ट्रांसपोर्टेशन इज अ सेल कह सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक सेल की तरह हम लोग देख सकते हैं जो हम लोग को फ्यूचर में सामान देने वाला है। फिर अब हम लोग बात करेंगे एग्रीमेंट टू सेल। व्हेन द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम ऑन सब्जेक्ट टू सम कंडीशन टू बी फुलफिल्ड लेटर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एग्रीमेंट सेल। ऐसा कोई ओनरशिप का ट्रांसफर जो फ्यूचर में आपको सामान बेचेगा, कुछ ऐसे कंडीशन में आपको फुलफिल किया गया है एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, उसे हम लोग एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। अब बात करेंगे व्हेन एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल, कि कब एग्रीमेंट टू सेल एक सेल का रूप लेता है। एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम अ सेल व्हेन द प्रिस्क्रिप्ट टाइम elapse on the condition subject to which the property in the goods is to be transferred are fulfilled। कि जब एग्रीमेंट टू सेल बनता है सिर्फ और सिर्फ सेल, उस समय क्या होता है, कुछ कंडीशंस अप्लाइड होता है, कुछ सब्जेक्ट्स अप्लाई होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज के थ्रू अप्लाई होता है, तो उस गुड्स को हम लोग ट्रांसफर्ड और फुलफिल्ड कहते हैं। तो ये होता है कि जब एग्रीमेंट होता है, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है सेल का और वो बाद में जब वो सामान ले लिया जाता है तो उसको हम लोग सेल कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन अ सेल एंड एन एग्रीमेंट टू सेल क्या है? तो सबसे पहला डिफरेंस आता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में क्या होता है कि अभी जब तक आपने सामान नहीं बेचा तो वो सामान का मालिक आप है, और जब आपने सामान बेच दिया है तो वो सामान का मालिक कोई और है। तो यहाँ पे हम लोग एक सेल का देख सकते हैं। इन ए सेल प्रॉपर्टी द गुड्स पासेज टू द बायर इमीडिएटली। सेल में क्या होता है कि ओनरशिप तुरंत चेंज होता है, और एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज एग्रीड टू बी पास्ड एट सम फ्यूचर डेट ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन।
एग्रीमेंट टू सेल जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कोई जब जमीन जगह या कोई घर खरीद रहे होते तब, तो उस समय क्या होता है कि हम लोग चीज का एग्रीमेंट कर रहे होते, उस चीज का थोड़ा बहुत पैसा दे रहे होते, लेकिन उसका भी कुछ कंडीशन होता है, उसका भी कुछ रूल रेगुलेशन होता है। जब वो रूल और वो कंडीशन सारे अप्लाई हो जाते हैं, उसका जो भी नीड है वो पूरा फुलफिल हो जाता है, उसके बाद उसको एग्रीमेंट टू सेल को सेल कहते हैं। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ सेल। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द नेदर द प्रॉपर्टी नॉन द रिस्क पासेस प्रॉपर्टी रिस्क। अच्छा, ये प्रॉपर्टी रिस्क है, बायर अलोंग विथ द प्रॉपर्टी रिस्क। अब यहाँ पे क्या है कि सेल का, कि यहाँ पे जैसे देख सकते हैं द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर अलोंग विद द रिस्क। सेल में क्या होता है कि जो सामान उसने बेचा है उसका कोई फेज नहीं है, अगर वो बायर को बेच दिया है, अब वो बायर का रिस्क पे है कि अगर उसका दुकान से बाहर निकलते ही अगर कोई चोरी कर लेता है तो वो बायर का रिस्क है, सेलर का रिस्क नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि नेदर द प्रॉपर्टी नॉन द रिस्क पासेस टू द बायर टिल सम स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। जब तक वो स्पेसिफिक फ्यूचर डेट नहीं आ जाता तब तक वो बायर का रिस्क नहीं होता है, वो तब तक सेलर का ही रिस्क होता है। अगर उसका जमीन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो वो बायर नहीं खरीदेगा। फिर आता है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है, इट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द कंसिडरेशन मूव्स सिंसियसली विद द पासिंग ऑफ गुड्स। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्जीक्यूट करने का, एक कंसिडरेशन बनता है कि उनका जो भी सामान है वो पास जो होगा वो एक सिंसियरली तरीके से होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होगा। और एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज कंसिडरेशन मूव्स अ फ्यूचर डेट। इसमें क्या होता है, फ्यूचर डेट बढ़ता रहता है, घटता रहता है, चेंज होता रहता है। फिर राइट टू सेल। सिंस द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर the seller can sue the buyer for the price of the goods। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, गुड जो सामान लेन देन हो रहा है, पास किया जा रहा है बायर को और सेलर से बायर को किया जा रहा है, उसमें क्या होता है, उनका अपना एक फिक्स्ड प्राइस होता है या फिर वो लोग अपना प्राइस रखते हैं कि मैं इस प्राइस पे रखूंगा। फिर एन एग्रीमेंट टू सेल द पार्ट कैन sue फॉर डैमेजेस ओनली नॉट फॉर द प्राइस। वहां और एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है कि उसमें वो लोग देखते हैं कि उनका डैमेज क्या हो रहा है, उन सेल का प्राइस नहीं देखते, उस सामान का प्राइस नहीं देखते, वहां पे देखते हैं कि सामान का डैमेज क्या हो रहा है अगर हम लोग खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं। अब आता है रेसिडेंशियल मेजर बायर्स एंड सेलर इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन सेल द सेलर ब्रेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गिव्स द बायर टू रेमेडीज, a suit for damages against the seller, the remedy of recovering goods from third party buyer। यहाँ पे क्या होता है, जो सेलर है अपना कुछ सामान जो सेल किया है एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, और बायर, दो बायर है जो रेमेडीज करता है उसके डैमेजेस को अगेंस्ट द सेलर, और रेमेडी करता है रिकवरिंग गुड्स को फ्रॉम थर्ड पार्टी बायर को, तो उसे हम लोग सेल कहते हैं। The seller is the owner may dispose of the goods as he likes and the buyer remedy lies with his right a suit for damage। तो जैसे कि आपने समझा कि एग्रीमेंट टू सेल में कि हर चीज़ का, हर सेल का एक फ्यूचर डेट होता है, हर सेल का एक रेमेडी होता है, और सेल में इमिडिएटली चेंजेस होता है। तो ये सारे डिफरेंस थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहे माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।